हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल क्लासेस बांका में। चलिए आज हम संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि ग्रुप डी और एनटीपीसी से संबंधित जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ना भी चाहिए, क्योंकि रेलवे ने एनटीपीसी ने बहुत बड़ा स्कैम किया है। और अगर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में भी अब बोला गया है कि अब आपका जो पहले CBT 1 होगा, पहले नोटिफिकेशन में जारी था CBT 1, लेकिन अब आपको CBT 2 भी देने पड़ेंगे। तो भाई ये तो रेलवे का नौटंकी है। अभी के समय में एग्जामिनेशन को एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया है। पॉलिटिकल मुद्दा, इसके बेस पर चुनाव जीतने हैं, इसके बेस पर मुझे चेहरा अपना ब्रांड बनना है, हमारे वो महान है, हमारे ये महान है। भाई सब कुछ भी गजब, क्या करोगे, छोड़ो। जो जहाँ है अपने हक की लड़ाई को लड़ना है। चलिए क्लास को देखते हैं अच्छे से। आज का जो आपका पहला सवाल है वो सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 इसके बारे में जानते होंगे। इसी संबंधित क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है उसके अंतर्गत कितने गवर्नेंस के प्रांत और मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे। भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत कितने गवर्नेंस के प्रांत व मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे, तो वो कितने थे? अगर आपसे पूछा जाए भारत सरकार अधिनियम 1935, तो ये हमारा अंग्रेजी सरकार का अधिनियम था। उस समय ये सरकार का अधिनियम चलता था और संविधान भी इसी के बेस पर आधारित है। अगर कहा जाए आपसे तो कि संविधान किस पर आधारित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर है। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जब गवर्नेंस के प्रांत और जो कमिश्नर के जो प्रांत हैं वो कितने कितने थे, तो गवर्नेंस के जो प्रांत थे वो कितने थे? 11। कितने थे? 11। अगर सवाल पूछा जाए कि गवर्नेंस के प्रांत कितने थे, वो थे 11। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका ये कमिश्नरी था, मुख्य कमिश्नर, उनके कितने थे, तो कमिश्नर के कितने थे? वो थे 7। तो आपका सवाल था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में जब भारत का निर्माण हो रहा था, ब्रिटिश भारत का निर्माण हो रहा था, तो उस समय कितने गवर्नेंस के प्रांत थे और कितने कमिश्नर के प्रांत मिलकर के ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? कितने? तो 11 और 7। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। समझ में आई बात? चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो हमारा अगला सवाल संविधान से संबंधित है। पूछे गए प्रश्नों को ही हमने कलेक्ट किया है। आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ये अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया। किसका? भारत सरकार के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया। वो क्या कहलाता था? उस न्यायालय को हम क्या बोलते थे? ये आपको जानना बेहद जरूरी है कि उस न्यायालय को हम क्या बोलते थे। तो भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक न्यायालय का गठन किया गया। वो न्यायालय क्या था? अगर आप बताना चाहें, आपके पास ऑप्शन है प्रीवी काउंसिल होगा, नहीं। उच्चतम न्यायालय होगा, नहीं। उच्च न्यायालय होगा, नहीं। संघीय न्यायालय होगा, नहीं। तो कौन सा होगा? आप बताओ कौन सा होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो न्यायालय स्थापित किया गया था वो कैसा न्यायालय था? वो था संघीय न्यायालय। कैसा न्यायालय? संघीय न्यायालय था। आपको पता है वो कैसा न्यायालय था? वो था संघीय न्यायालय। सवाल आपसे पूछा जाएगा कैसा था? संघीय न्यायालय। और ये संघीय न्यायालय कैसा न्यायालय था? तो ये था संरक्षक न्यायालय। कैसा न्यायालय था? संरक्षक न्यायालय कहा जाता था इस संघीय न्यायालय को। यानी इंग्लिश में पूछा जाए इसको क्या कहा जाए? फेडरल कोर्ट। क्या कहा जाएगा इसको? फेडरल कोर्ट। इंग्लिश में आपसे पूछा जाए तो ये है फेडरल कोर्ट। और इस न्यायालय की स्थापना का जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था?
कि इसमें संघ और इनमें शामिल होने वाली जो इकाइयाँ थी, संघ और इनमें शामिल होने वाली जो इकाइयाँ थी, उनके बीच जो संवैधानिक विवाद था उनके निपटारे के लिए ये संघीय न्यायालय बनाया गया था। किसके लिए? कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो विवाद होते थे उन विवादों का निपटारा किसके बीच होता था? संवैधानिक विवादों का निपटारा किसके बीच? संघ और इसमें शामिल होने वाले इकाइयों के बीच। किसके बीच? संघ और इसमें शामिल होने वाले इकाइयों के बीच जो संविधान से संबंधित विवाद होते थे उन विवादों का निपटारा कौन करेगा भाई? संघीय न्यायालय करेगा। तो इसके लिए भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और ये संघीय न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय था? यह एक संरक्षक न्यायालय था। चलिए अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न भी पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है और ये पूछे गए प्रश्नों का ही हमने इसका एक लिया है क्वेश्चन की कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है माउंटबेटन योजना से। कौन सी योजना से? माउंटबेटन योजना। कि माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया। माउंटबेटन अधिनियम योजना के अंतर्गत कौन सा अधिनियम पारित किया गया, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो आप क्या बताएंगे कौन सा अधिनियम था? देखिए माउंटबेटन योजना, ध्यान देंगे आप अच्छे से। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, इस योजना से कौन सा अधिनियम पारित किया गया? आपको अगर पता है तो आप हमको कमेंट में बताइए कि कौन सा अधिनियम पारित किया गया। तो इसमें आपका जो अधिनियम है वो अधिनियम पारित किया गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कौन सा? भारत स्वतंत्रता अधिनियम। कौन सा? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कौन सा अधिनियम? भारत स्वतंत्रता अधिनियम। पूछेगा कि माउंटबेटन योजना के तहत कौन सा नियम पारित किया गया, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आपका पारित किया गया। और यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। कब? 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। बात समझ में आई? इस तरह से सारे प्रश्नों को आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न है द्वैध शासन से संबंधित। आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि द्वैध शासन से संबंधित आपका क्वेश्चन है कि किसके द्वारा भारत में द्वैध शासन स्थापित हुआ था, यानी भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ था। आप बताएं कि किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ था ये द्वैध शासन। चलिए द्वैध शासन पे चलते हैं। द्वैध शासन जो था ये भारत में, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है बताइए? छोड़िए, आप कमेंट में बता दीजिएगा इंग्लिश में क्या कहते हैं द्वैध शासन को। तो भारत का जो द्वैध शासन है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, किसके द्वारा? किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम। कौन सा अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम 1919। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किसकी स्थापना की गई? द्वैध शासन की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में जो द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, थी, परंतु इस अधिनियम के संघ संबंधी जो प्रावधान थे उसके लागू न हो पाने के कारण इसे स्थापित नहीं किया जा सका। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत के प्रांतों में क्या द्वैध शासन की स्थापना की गई? किसके द्वारा? 1919 के द्वारा, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अगले प्रश्न की ओर अगर हम आते हैं तो हमारा अगला प्रश्न है, आप देखिए ध्यान से, हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? कब हुई संविधान सभा की प्रथम बैठक? ये आपको जानना बेहद जरूरी है, पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। संविधान सभा की बैठक कब हुई? आप सभी को मालूम है कि संविधान सभा की बैठक कब हुई? 9 दिसंबर
1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई। कब हुई संविधान सभा की बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। ये पहली बैठक है। कैसी बैठक है? ये पहली बैठक है, ध्यान में रखिएगा, ये पहली बैठक है। पहली बैठक आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सदस्य पूछा जाए आपसे कि संविधान सभा में सदस्य कितने थे, तो इसमें सदस्य 389। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। कितने? 389 सदस्य थे, जिसमें से जो 292 सदस्य थे, जिसमें जो 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश भारत के थे। 292 कितने थे? 292 थे, 292 वो ब्रिटिश थे। कौन थे? ब्रिटिश प्रांत के थे। कौन से प्रांत के थे? 292 ब्रिटिश प्रांत के थे। और उसमें से 93 कितने थे? 93। ये 93 जो थे ये देसी रियासत के थे। किसके थे? देसी रियासत के 93 थे। और इन दोनों प्रतिनिधियों में से जो 4 प्रतिनिधि थे वो ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त थे, कि मुख्य आयुक्त के जो प्रांत थे वहाँ से आए थे, जो 4 ब्रिटिश थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस दिन संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, अगर अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए कि संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसनो? सच्चिदानंद सिन्हा, एस.एन. सिन्हा जी को चुना गया। ध्यान रहेगा आपको कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उनके अस्थायी अध्यक्ष एस.एन. सिन्हा थे, यानी सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कब? 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? एस.एन. सिन्हा, यानी सच्चिदानंद सिन्हा। और उससे 11 दिसंबर 1946 को किनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, यानी पहली अध्यक्ष 9 दिसंबर में से अस्थायी चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और उसके दूसरे तीसरे दिन, यानी परसों के डेट में, ऐसे डेट मानिए 9 से 11, 2 दिन, यानी परसों 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और वही अस्थायी अध्यक्ष उस समय रह गए। तो याद रखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? कब बुलाई गई थी? सवाल पूछा जाता है, कब बुलाई गई थी? 9 दिसंबर 1946। अभी तो हम डिस्कस किए आपके सामने, आप जवाब नहीं देते हैं। अभी आपके सामने हमने डिस्कस किया कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो कितनी तारीख को हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कितनी? 9 दिसंबर 1946 को। उस समय अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, एस.एन. सिन्हा। ठीक है। और 11 दिसंबर 1946 को जो अस्थायी अध्यक्ष बने वो कौन बने? वो बने राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। तो ये बने राजेंद्र प्रसाद। ठीक। तो सवाल है आपका कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी और उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। देखिए, अभी हमने पहले ही इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, उस संविधान सभा में पहली बार बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। और उस समय जो पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, तो कौन चुने गए थे? एस.एन. सिन्हा चुने गए थे। भाई साहब, जब एस.एन. सिन्हा पहले अध्यक्ष चुने गए थे उस समय, तो अध्यक्षता कौन करेंगे? तो एस.एन. सिन्हा करेंगे। तो इसका आपका सही आंसर हो गया एस.एन. सिन्हा। कन्फ्यूज नहीं होना है आपको कि अध्यक्षता किसने की थी, संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी एस.एन. सिन्हा, यानी सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होना है कि किसने की थी। बात समझ में आई? चलिए हमारा अगला सवाल है हमारा कि संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? कौन? संविधान बनाने वाले जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनके अध्यक्ष कौन थे? ये बात सभी लोगों को पता है कि इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अभी क्वेश्चन सस्ता है। भाई साहब, क्वेश्चन सस्ता होता है लेकिन आप जब पढ़ते रहोगे तभी होता है। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी, अगर आप रिपीट नहीं करेंगे तो
यकीन मानिए कि ये आपसे प्रश्न आप भूल जाएंगे बार बार, ऐसा होता है, ह्यूमन बिहेवियर है, किसी चीज़ को रिपीट करना चाहिए बार बार। आप रिपीट करेंगे तो आपको याद रहेगा, अगर आप रिपीट नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक, सवाल पूछा गया आपसे, एक संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति का आपसे पूछ देगा कि गठन कब हुआ था, प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति, इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ध्यान रखेंगे इस डेट को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और उस समय ही डॉक्टर BR अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और इसके साथ कौन कौन थे? वो थे जैसे N गोपाल स्वामी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, DP खेतान थे और BL मित्तर थे। और भी सारे जो सदस्यों के नाम थे वो सभी आप याद रख सकते हैं, जो कि कभी कभी UPSC BPSC के प्रश्नों में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सदस्य उस समय थे। तो N गोपाल स्वामी अयंगर थे। कौन थे? N गोपाल स्वामी अयंगर थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी भी थे, मोहम्मद सादुल्ला भी थे और DP खेतान थे। और कौन थे भैया? BL मित्तर थे। कौन? BL मित्तर थे। ये सारे ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष चुने गए थे, जिनको अध्यक्षता करने के लिए दी गई थी, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और कब हुई थी गठन प्रारूप समिति का? 29 अगस्त 1947 को इनका गठन हुआ था। बात समझ में आई? अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? अब लीजिए, सवाल तो भैया घुमा फिरा करके पूछता है, संवैधानिक परामर्शदाता यानी सलाह कौन देते थे? संवैधानिक जो परामर्शदाता थे वो कौन थे? डॉक्टर कौन से भैया? श्री BN राव। कौन थे? BN राव। संवैधानिक परामर्शदाता, संवैधानिक परामर्शदाता, परामर्शदाता आपसे पूछा जाए संवैधानिक परामर्शदाता, तो संवैधानिक परामर्शदाता जो थे वो थे BN राव। कौन थे? BN राव संवैधानिक परामर्शदाता थे। संविधान सभा में संविधान बनाने को लेकर के संवैधानिक परामर्श देते थे कि ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, वो भाई BN राव साहब करते थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न अगर हम पढ़ें तो हमारा अगला सवाल है प्रस्तावना। प्रस्तावना से संबंधित आपका अगला सवाल है कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका के प्रारूप को बनाया था? उद्देशिका यानी प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था। किसके? प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था। सवाल कभी कभी पूछता है कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? संशोधन कितनी बार हुआ है? तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक ही बार संशोधन हुआ है, केशवानंद भारती केस में। किसमें? केशवानंद भारती केस था, उसी में हुआ था, एक बार संशोधन हुआ है। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन सा 3 शब्द जोड़े गए थे वो आपको याद होगा, आप अपने से खुद से देख लीजिएगा, कमेंट करके बताइए मुझे कौन कौन से 3 शब्द उसमें जोड़े गए थे। बहुत ही आसान है। तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, याद रखिएगा। अब इसका प्रारूप किसने दिया, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका जो प्रारूप दिया गया वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? JL नेहरू के द्वारा इसका प्रारूप दिया गया, श्री जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा? श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस संविधान की उद्देशिका का जो प्रारूप है उन्होंने ये तैयार किया। किसने तैयार किया? JL नेहरू ने। भारत के पहले प्रधानमंत्री हमारे हैं जवाहरलाल नेहरू। समझ में आई बात? अगले प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न को अगर हम देखें तो क्या कहता है सवाल, वो देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से आप सभी लोग पढ़ा करिए इसको, कि संविधान सभा द्वारा विरचित भारत का संविधान, संविधान सभा द्वारा विरचित भारत का संविधान क्या होता है? अंतिम रूप से अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। कब? कब अधिनियमित किया गया?
संविधान सभा द्वारा विरचित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया? ये कब किया गया आप सबको मालूम है, 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को ये पूरी तरीके से अधिनियमित हो गया और अंगीकृत हो गया। संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान अंतिम रूप से इस तिथि को ही अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को। अधिनियमित भी 26 नवंबर 1949 का हो गया। यह संविधान की आपको उद्देशिका में भी मिल जाएगा, ये डेट उसके प्रस्तावना में भी है, आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो 26 नवंबर 1949 के संविधान के अंगीकार करने की तिथि यानी एडॉप्टेड डेट यही है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार हुई। और पूछा जाए कि कौन कौन से अनुच्छेद तुरंत लागू हो गए, कितने अनुच्छेद तुरंत लागू हो गए, तो संविधान के जो 16 अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद थे? जो 16 अनुच्छेद थे वो तुरंत लागू हो गए। कब लागू हो गए? 16 अनुच्छेद तुरंत लागू हो गए। और उसका उल्लेख किस में किया गया? किस अनुच्छेद में किया गया? 394 में। किस में? अनुच्छेद 394 में किया गया अनुच्छेद। और कौन कौन सा अनुच्छेद लागू हो गया, ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा अनुच्छेद लागू हो गया, मैं लिख रहा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार पहले बता देता हूँ। 5 लागू हो गए, 6 लागू हो गए, 7 लागू हो गए, 8 लागू हो गए, 9 हो गए, 60 हो गया, 324 हो गया, 366 हो गया, 367 हो गया, 379 हो गया, 380 हो गया, 388 हो गया, 391 हो गया, 392 हो गया, 393 और 394। समझ में आई बात? इतने सारे अनुच्छेद उस समय तुरंत लागू हो गए, ठीक है। और इसमें से, इन सारे अनुच्छेदों में से 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 जब हुआ, कौन सा? 7वां संविधान संशोधन जब हुआ 1956। कब हुआ? 1956 में जब हुआ 7वां संविधान संशोधन 1956 में जब हुआ, तो इसमें से 379, 380, 388 और 391 क्या कर दिए गए? निरसित कर दिए गए। क्या कर दिए गए? निरसित कर दिए गए। कौन कौन से निरसित कर दिए गए? कौन कौन से? 379, 380, 388 और 391 निरसित कर दिए गए। और 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रवर्तन की तिथि के रूप में जाना जाता है। संविधान प्रवर्तन की तिथि के रूप में जाना जाता है 26 जनवरी 1950। और संविधान लागू करने की तिथि, अधिनियमित करने की तिथि की क्या है? 26 नवंबर 1949। कौन कौन से अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद तुरंत लागू हुए। कौन कौन से? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। और 7वां संविधान संशोधन 1956 को करके किसको निरसित कर दिया गया? 379, 380, 388 और 391 को निरसित कर दिया गया। और संविधान के प्रवर्तन की तिथि को कहा जाता है 26 जनवरी 1950, संविधान प्रवर्तन की तिथि। तो ये सारे जो 10 प्रश्न मैंने आपको लिखाए, कसम से कहता हूँ ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। और धीरे धीरे प्रश्नों की श्रृंखला संविधान में इस तरह से मैं लाऊंगा, आप उनका स्पष्ट वर्णन भी देखेंगे कि मैं कितने तरीके से, कितने अच्छे से आपको मैं यहाँ पे समझा पा रहा हूँ। तो सारे प्रश्नों का जो व्याख्या है आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा उसको, बहुत अच्छी बात है। इसको आप लगातार तैयारी करते रहिए। रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा के बारे में आपको पता ही है, क्या एनटीपीसी का स्कैम हो रहा है भाई, ये तो कहना मुश्किल है एनटीपीसी का स्कैम क्या हो रहा है, ठीक है। ग्रुप डी, कुल मिला के हमें नौकरी नहीं देनी है, सरकार को रोजगार देने नहीं है। हाँ, अच्छा उपाय है, भाई साहब ने बोल दिया है चाय बेचो। भैया देखो कहीं टी स्टॉल वगैरह मिल रहा हो, ले लो। संविधान पढ़ के हम क्या करेंगे भाई? चाय बेचेंगे। गजब बेइज्जती है, छोड़ दो यार, क्या करोगे, ठीक है। चलिए, अपना तो चालू रहेगा, भारतीय संविधान का प्रश्नोत्तरी आगे बढ़ते जाएगा हमारा, आप देखते जाइए, अच्छे से कॉपी में नोट करते जाइए। शुभकामनाएं हैं आप सभी को, अच्छे से रहिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। नमस्कार।